फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आप लोग को जो है अभी लूसेंट करवा रही हूँ, क्योंकि जो बिहार एस्टेट का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो कैंडिडेट लोग बता रहे हैं क्वेश्चंस का कुछ नहीं है। पिछले बार भी आपने देखा था लूसेंट से बहुत सारा था, तो मैं इसलिए आप लोग को लूसेंट करवा रही हूँ। जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है इसमें मैं आपको बताते जा रही हूँ, बाकी पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मगध राज का उत्कर्ष से पढ़ते हैं। इसके पहले ईसाई धर्म सब धर्म का दिया हुआ है। तो चलिए, क्योंकि मैंने करवाया है ऋग्वेद पे इसलिए मैं उसका नहीं करवाई आप लोग को। चलिए मगध राज के उत्कर्ष से स्टार्ट करते हैं। मगध में सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद। ये प्रैक्टिस सेट में भी मैंने एक क्वेश्चन था। बृहदत्त था और इसकी राजधानी गिरि व्रज यानी राजगिरी थी। जरासंध कौन था? बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा था। ये बौद्ध ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और बौद्ध धर्म के अनुयायी था ये। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था और बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था और अवंती के राजा प्रयोदत्त जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय बिंबिसार ने जीवन को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशल से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिलना से तथा भद्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। वो 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यानी बिंबिसार के बाद कौन बैठा था? अजातशत्रु बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो फ्रेंड्स उसका नाम कुनिक था। क्या था? कुनिक। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु शियोग मंत्री का नाम वर्षकार था। अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र, देखिए उसने अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया। तो कहते हैं, इतिहास दोहराते हैं, तो अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अबदस करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना था? कालाशोक। पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। सॉरी फ्रेंड्स। नंद वंश का संस्थापक तो नंद वंश का कौन था? देखिए नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अब हम लोग सिकंदर के बारे में देखते हैं। सिकंदर का जो जन्म है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी में मगध दुनिया का शासक बना। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का। और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। फ्रेंड इसमें देखिए और क्या पूछेगा। सिकंदर को पंजाब के शासक बोरुश के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध का यानी झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकर्ष था। अब चलिए मौर्य साम्राज्य का देख लेते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त
का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त उन्हीं का नाम था, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम था, द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र। इनका पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। ये क्वेश्चन भी आप सेट में था कि जो अर्थशास्त्र उसका संबंध किससे है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 322 में। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। कौन सा धर्म? जैन। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगानस द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन जो है एम्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी बारिशार कहा गया। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमिकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगनिस का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथेनियन के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम और मदिरा, सूखे अंजीरा और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तारानाथ ने क्या बताया था? 16 राज्यों का। अब अशोक के बारे में जानते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अयंती का राजपाल था। माशकी और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलेमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीशियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रखने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर, चौपार, सुदामा और विश्वजोपरी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी वेंथेलर्स ने की थी। इनकी संख्या 14 है और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था
और स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित था, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण यानी बिहार में स्थापित था और इसका खोज 1872 में कार्लायल ने किया था। किसने? ये देखिए रामपुरवा जो है, ये पूछ सकता है आपको, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ था? चंपारण में बिहार में स्थापित था और इसकी खोज जो है 1872 में हुई थी और कार्लायल, किसने किया था? कार्लायल ने की थी। लोरिया अरेराज, ये भी चंपारण बिहार में है, लोरिया अरेराज। और लोरिया नंदगढ़, ये चंपारण बिहार में, इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। क्या अभिलेख कहा जाता है? रानी अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा राजस्व दर घटा देने की घोषणा की गई। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। पूछ सकता है आपको कि कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, तो 7वां। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का साढ़ एक गुना, जिसको कंदहार अभिलेख ग्रीक और अरमेइक भाषाओं से प्राप्त हुआ। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांच परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। महापात्र भी कहा जाता था, इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को प्रशासक कुमार और आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, जो विषय पति के अधीन होते हैं। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ठीक है। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। ठीक है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। फ्रेंड्स, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का करवाऊंगी लूसेंट का। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं सोची हूँ कि पूरा लूसेंट का जो हिस्ट्री है वो आपको 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट जैसे अपलोड करूँगी आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट